आज बात होगी खतरों की। वो खतरा जो देश के रेल यात्रियों पर मंडरा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक के बाद एक ऐसी कई रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जो आम जनता को अब ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या रेल यात्रा अभी सुरक्षित है। इस बार हावड़ा मुंबई मेल हादसे का शिकार हुई पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी बेपटरी हुई और कईयों की जान सांसत में पड़ गई। दूसरे खतरे की बात करती हूं। दूसरा खतरा मौसम का। तेज बारिश के बाद वायनाड में एक ही रात में तीन लैंडस्लाइड हो गई। हाहाकार मच गया। 60 लोगों की जान चली गई। 100 से ज्यादा के अभी भी इस मलबे में दबे होने की आशंका है। 400 परिवारों पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात होगी उस खतरे की जो राजधानी दिल्ली में भ्रष्टाचार और लापरवाही के कॉकटेल से खड़ा हुआ है, जिसने देश के 3 होनहार छात्रों की जान ले ली है और अब भी बेसमेंट से बेईमानी का खेल चल रहा है। ये कोचिंग सेंटर के बेसमेंट नहीं, मौत के तहखाने हैं। वो तहखाने जिसमें आने और जाने के लिए एक ही रास्ता होता है, जहां धूप और हवा के लिए नाम मात्र जगह भी नहीं है। कहने को छात्रों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी है, लेकिन इन तहखानों में अगर पानी भर जाए तो निकलने का कोई एग्जिट ही नहीं। इन तहखानों में अगर आग लग जाए तो बचने का कोई रास्ता नहीं। इन तहखानों में अगर भूकंप आ जाए तो भागने के लिए रास्ता तक ना मिले। ये तहखाना सिर्फ और सिर्फ कमाई का अड्डा है, जहां छात्र अपनी जान पर खेलकर पढ़ाई कर रहे हैं। 27 जुलाई की रात जिस ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ, आज मैं आपको उसी इलाके के एक ऐसे बेसमेंट में लेकर चलूंगी जहां गैर कानूनी लाइब्रेरी धड़ल्ले से चलाई जा रही है। आपको दिखाऊंगी मौत के ये बेसमेंट कैसे होते हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं, कैसे इन बेसमेंट से बिजनेस होता है, मोटी कमाई की जाती है। आज पहली बार आप उन तहखानों को नजदीक से देखेंगे जिसे लाइब्रेरी के नाम से चलाया जा रहा है। जी हां, लाइब्रेरी का नाम, लेकिन है ये तहखाना जहां देश के कोने कोने से IAS PCS बनने का सपना लेकर आए बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं। इन्हीं लाइब्रेरीज में घंटों घंटों तक रहते हैं, जो दरअसल सिर्फ लाइब्रेरी नहीं बल्कि मौत का तहखाना है। आपको बड़ी हैरानी होगी इन तस्वीरों को देखकर कि बेसमेंट में लाइब्रेरी है, किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में नहीं है, बल्कि राजेंद्र नगर के एक घर के अंदर चल रही है। ओनर के बाद ना तो कोई उनके पास NOC है, ना बेसमेंट के अंदर किसी तरीके का कोई वेंटिलेशन है। MCD को चमका देने के लिए कोचिंग सेंटर की होर्डिंग तक हटा दी गई है। अब सोचिए ये जो चकमा देने की कोशिश है वो कितनी कारगर साबित हुई है और कितनी नहीं हुई है, ये वहां के रहने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये सब जानते हैं कि कहां पे कौन सी लाइब्रेरी अवैध है और कौन सी सही है। हमारी संवाददाता इला कासमी ने बेसमेंट के अंदर जाकर पड़ताल करने की कोशिश की, तो वहां के केयरटेकर ने उनके साथ बदतमीजी तक की। ये देखिए यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर देखिए बदतमीजियां की जा रही हैं, हाथ लगा के धक्का दे रहे हैं। स्टूडेंट्स के नोट्स और किताबें यहाँ पर हैं, वो देखिए निकाल रहे हैं। और तुम स्टूडेंट हो यहाँ पे, तुम्हारी किताबें हैं। तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है? आइए देखते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि अंदर चल के देखते हैं कि किताबें वगैरह निकाली जा रही हैं यहाँ से और हमें धक्का दिया जा रहा है यहाँ पे। आइए नज़ारे देखते हैं, आइए नज़ारे दिखाते हैं आपको। ये देखिए माँ वैष्णो लाइब्रेरी में हम पहुंच चुके हैं। ये बेसमेंट में मौजूद लाइब्रेरी है और देखिए तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरों में हम आपको इंडिया टीवी में दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लाइब्रेरियां अभी भी खुली हुई हैं और चल रही हैं। यहाँ तक कि हमारे सामने किताबें यहाँ से निकाली जा रही हैं। हम जब आए तो धक्का मुक्की करी जा रही है और यहाँ पर केयर टेकर्स धक्का मुक्की कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अपना नोट्स निकाल रहे हैं। ये देखिए नोट्स सारे रखे हुए हैं, आर्ट, कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम्स। और देखिए कितना कंजेस्टेड ये है, कैबिन्स बने हुए हैं छोटे छोटे, कोई हवा या सांस लेने का कोई
यहाँ पे इंतजाम नहीं है, कोई खिड़कियां भी हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। देखिए लाइब्रेरी के अंदर हम मौजूद हैं, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। ये पूरी लाइब्रेरी है, जल्दी जल्दी में यहाँ से किताबें हटाई जा रही हैं। मान लीजिए बारिश हुई और पानी भर गया तो यहाँ पर बच्चे जो हैं यहीं पे फंसे के फंसे रह जाएंगे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आर्यनपाल। डरे बिना बताओ कि आप ही क्या नोट्स लेकर के जा रहे हो? नो कमेंट। बात नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ के केयर टेकर धक्का मुक्की उल्टा कर रहे हैं, मीडिया के साथ धक्का मुक्की करी जा रही है। इतनी कंजस्टेड जगह है, देखिए इस कंजस्टेड जगह में सरेआम एक तो बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, दूसरी तरफ से हमें धक्का मुक्की करके हमें ही भगा रहे हैं। देखिए तस्वीरों के जरिए देखिए यहाँ पर बच्चे बैठते, खिड़की कोई नजर नहीं आ रही है हमें। कोई यहाँ पर 2 मिनट खड़े रह करके भी सफोकेशन हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर कल को आग लग गई, इतने सारे वायर्स, बेसमेंट में लाइब्रेरी है, इतने सारे वायर्स हैं, एसी है, कल को कभी अगर आग लग गई तो सोचिए कितना बड़ा रिस्क होगा बच्चों के लिए। यहाँ पर देखिए किस तरह से तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि बच्चों के नोट्स तक यहाँ पर रखे हुए हैं। ये देखिए बॉटल रखी हुई है यहाँ पर, यानी कि बच्चे अभी अभी बस निकले हैं यहाँ से, यानी कि लाइब्रेरी अभी भी चल रही है। और राजेंद्र नगर में जो हुआ है उसमें आप देखिए कि बच्चों के नोट्स तक यहाँ पर पड़े, किताबें, कॉपियां, सब यहाँ पर, पेन, ये सब बच्चों के यहाँ पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं हमें यहाँ पर। और ये लाइब्रेरी जो बच्चों को शिक्षा देने के लिए खुली होती है, ये बेसमेंट में चला रहे हैं लाइब्रेरी। और जब हम यहाँ पर आए तो हमारे साथ भी यहाँ के केयर टेकर बदतमीजियां कर रहे हैं और धक्का मुक्की कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, प्लीज पे योर लाइब्रेरी फी ऑन टाइमली। पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 200 रुपए अगर किसी बच्चे ने 1-2 दिन भी लेट कर दिया। लेकिन उन बच्चों की जान के बारे में क्या? उन बच्चों का यहाँ पर जान को खतरा हो सकता है। बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाना पूरी तरह से मना है। और जब हम आए तो हमारे साथ यहाँ माँ वैष्णो लाइब्रेरी में धक्का मुक्की की जाती है, बदतमीजी की जाती है और हमें यहाँ पर आने की इजाजत नहीं दी जाती है, क्योंकि सच्चाई से अभी डर के सब भाग रहे हैं। ये देखिए ताले वगैरह, ये सब, ये देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिव, ये देखिए बायोमेट्रिक, ये सब, ये जो कोड होता है इसको दबा करके अक्सर लोग अंदर जाते हैं। ये देखिए बेल, ये देखिए तस्वीरों में आप देखिए सारे वायर्स, ये सब नजर आ रहे हैं। देखिए जरा, देखिए आप तस्वीरों में, ये देखिए ये सब, ये पासकोड वाले, यानी कि ये डोर पे लगे होंगे पासकोड, और इसको दबा करके तभी आप अंदर जा सकते हैं। इनको अभी अभी यहाँ पर निकाल करके यहाँ पर रखा गया है। आप देखिए तस्वीरें, जरा सच्चाई यहाँ पर पूरी आपको साफ तौर से नजर आएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये ओल्ड राजेंद्र नगर में लाइब्रेरी अभी भी खुली हुई है। किस तरह की लाइब्रेरी जो है, अभी भी बच्चे उससे नोट्स लेकर के जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि चल रही थी ये वो लाइब्रेरी। और उसके ऊपर यहाँ के जो केयर टेकर हैं वो ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, मुझे हाथ लगा रहे हैं कि यहाँ से हटो। धक्का मुक्की करने के बाद हम लोगों ने कहा कि जब अंदर जाने दीजिए, तब भी हमें यहाँ नहीं जाने दिया। बड़ी मुश्किलों से हम आपको पहुंचे हैं तस्वीरें दिखाने के लिए। और एक बार फिर से देखिए ताला यहाँ पर रखा हुआ है, ये ताला लगा करके भागने की पूरी तैयारी है, छुपाने की पूरी तैयारी है अपने बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी को। और इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों में दिखा रहा है, पानी भरा हुआ है पूरी तरीके से, यानी कि लाइब्रेरी अभी तक के खुली हुई है। बच्चे नोट्स लेकर के बाहर जा रहे हैं। और देखिए कितना कंजस्टेड इलाका है, यहाँ पर चल पाना भी मुश्किल है। ये देखिए कितने आसपास ये कैबिन्स छोटे छोटे से बने हुए हैं, बच्चों के कैबिन्स हैं। ये देखिए सब बच्चों के नोट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो है ये बच्चे यहाँ पर अभी तक के थे। ये देखिए और पानी की बोतलें यहाँ पर, सब नोट्स, सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। और बच्चों से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने यहाँ पर नहीं कुछ भी बात करी। हो सकता है उन पे कोई दबाव बनाया गया हो सकता है उनको डराया गया हो, उनके पैसे यहाँ पर अटके हुए हों, इस वजह से यहाँ पर बच्चों ने हमारे साथ, ये देखिए एक बच्चे का तो यहाँ पर चार्जर तक के रह गया है और बच्चे जल्दी जल्दी में निकले, ऐसा साफ नजर आ रहा है हमें। और देखिए किस तरह से यहाँ पर लाइब्रेरी बेसमेंट में चलाई जा रही है। और आपको देखिए इतनी छोटी सी जगह पे चल पाना भी मुश्किल है, निकल पाना भी मुश्किल है।
देखिए, कोई भी आईएएस आईपीएस की जब तैयारी कर रहा होता है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, तो उसके जहन में केवल एक ही लक्ष्य होता है कि वो कैसे एग्जामिनेशन को क्लियर कर ले। और ऐसी परिस्थिति में उसे अगर छोटे से कमरे में पढ़ाई करनी पड़े तो उसके लिए भी तैयार होता है, क्योंकि वैसे कोचिंग सेंटर्स की फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप उन्हें बेसमेंट में बैठाइएगा, वो वहाँ बैठ के पढ़ लेंगे, कमरे में बैठाइएगा, वहाँ बैठ के पढ़ लेंगे। जिम्मेदारी तो इन लाइब्रेरी ओनर्स की है, जिम्मेदारी तो एमसीडी कमिश्नर की है, जिम्मेदारी तो सरकारों की है और प्रशासन की है कि छात्रों की सुरक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए एक उचित वातावरण की व्यवस्था हो। ये जिम्मेदारी छात्रों की तो नहीं है, लेकिन छात्र सफर करते हैं। 3 छात्रों की इसलिए तो जान गई। मैं नियम क्या है एक बार वो आपको बता देती हूँ। दिल्ली में नियम ये साफ कहता है कि बेसमेंट को रेजिडेंशियल इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। अब जो मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, आप उसको कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, यानी कि वहां पर आप इस तरीके से बेसमेंट में क्लासेस नहीं चला सकते। लेकिन यहाँ तो घर के ही बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही है। नियम ये कहते हैं कि एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट होने चाहिए, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी तस्वीर में आपको केवल एक ही पाथ दिखाई दिया होगा, वही एंट्री के लिए है, वही एग्जिट के लिए है। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर कोई आग लगने की घटना हो जाए तो ये छात्र क्या करेंगे? बेतहाशा इन्हीं एग्जिट का तो वो इस्तेमाल करेंगे। 50 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए, नियम ये कहता है। लेकिन पूरी की पूरी लाइब्रेरी, पूरा का पूरा बेसमेंट घूम कर देख लिया हमारे संवाददाता ने, तस्वीर आपके सामने है। यहां पर तो वेंटिलेशन के लिए कुछ है ही नहीं, चोरी और ऊपर से सीना चोरी भी। जब इला कासमी, हमारी संवाददाता, बेसमेंट में बेईमानी के इस गोरख धंधे को उजागर करने की कोशिश करती हैं तो उनके साथ गुंडागर्दी की जा रही है। केयरटेकर गुंडागर्दी कैसे कर सकता है? ओनर बहाने बनाने लगता है। क्या हुआ वहां पर, आप खुद देखिए। अब क्या कहेंगे? धक्का देंगे आप मुझे? और धक्का देंगे आप मुझे? क्यों धक्का दे रहे थे? क्या नाम है आपका? धक्का नहीं दिया हम। क्यों आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा? बिल्कुल पकड़ा, मेरे पास तस्वीरें हैं। अभी आप बोलेंगे आपने मेरा हाथ पकड़ा? बिल्कुल पकड़ा आपने हाथ और बिल्कुल धक्का दिया। क्यों धक्का दे रहे थे आप? क्यों दे रहे थे धक्का? आप झूठ मत बोलिए। कब से चल रही है ये लाइब्रेरी? अभी कब से चल रही है? मेरा नहीं है, स्टूडेंट है। मैं क्या हो आप? स्टूडेंट है। आप स्टूडेंट तो नहीं हो, पहली बात है। दूसरी बात है, आप यहाँ पर धक्का मुक्की कर रहे हो तो स्टूडेंट तो नहीं होगे। क्यों आपने मुझे धक्का दिया? क्यों आपने मुझे धक्का दिया? बताइए, क्यों धक्का दिया आपने? कब से चल रही है ये लाइब्रेरी? मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? काम करते हैं आप यहाँ पे, आपको नहीं मालूम है? काम नहीं करते। आप बिल्कुल यहाँ पे क्यों हैं? तो फिर आप यहाँ पे नहीं काम करते। कहाँ है स्टूडेंट? आप कौन से कॉलेज में पढ़ते? देखिए, कोई जवाब नहीं है। धक्का मुक्की कर रहे थे हमारे साथ। ये देखिए पूरी लाइब्रेरी चलती हुई, और वो तो मेरे कैमरा पर्सन जल्दी से आ गए, वरना तो ये आगे और धक्का मुक्की करके चोट भी पहुंचा सकते थे, क्योंकि अपना झूठ जो है उनका पर्दाफाश यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब डर तो है लोगों में, लेकिन डर उतना भर ही है कि कहीं कैमरे पर रिकॉर्ड ना हो जाए। पुलिस इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? प्रशासन इनके ऊपर ताले क्यों नहीं लगाता? धंधा चल रहा है और सबकी मिली भगत है। जी हाँ, ये कमाई का धंधा है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक बेसमेंट यूज करने के लिए फायर सेफ्टी का एनओसी लेना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है। जरा सोचिए, अगर कोई हादसा हो जाए, आग लग जाए तो फिर क्या होगा? मैडम, आपका घर है ये? एक सवाल है मेरा कि आप क्यों बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं? खत्म बात। मैम, लाइब्रेरी इसलिए चल रही है क्योंकि लाइब्रेरी की डिमांड है। इट इज बिकॉज ऑफ द आपके स्टूडेंट्स। पास घर है इतना बड़ा, फर्स्ट फ्लोर पे चला सकते हो, आप सेकंड फ्लोर पे चला सकते हो, आप पूरा प्रॉपर बेसमेंट में होता है। इट इज कंफर्टेबल, दैट इज व्हाई इट्स रनिंग। कंफर्टेबल दैट स्टूडेंट्स वुड टेल मैम, दैट स्टूडेंट्स वुड टेल बिकॉज दे नीड अ हॉल एंड बेसमेंट्स हैव अ हॉल। एक तो पहली बात, आप कमर्शियल चीज एक रेसिडेंट में चला रहे हो, ऊपर से आप हमें बोल रहे हो कि हम स्टैंड नहीं लेते, और ये आपकी लाइवलीहुड है। ये लाइवलीहुड है और लोगों की लाइफ भी तो है। लोगों की लाइफ है, मैं मानती हूँ, बट लाइफ तो हमारी भी एट स्टेक है ना मैम। उस फ्लड में मैं भी तो मर सकती थी ना, बट ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम हियर। बट आप दैट किसी का हादसे का यहाँ पर वेट कर रहे हो? तो ऐसे तो मैम सारी दुनिया हादसे की ही वेट कर रही है। आप बाहर आप जाते कह रहे हो कि जस्ट बिकॉज सड़क पे निकलने से एक्सीडेंट होगा, हमें सीट बेल्ट ही नहीं लगानी चाहिए। यू आर पुटिंग योर वर्ड्स इनटू माय माउथ। तो आप 1 साल से लाइब्रेरी चला रहे हो, आपने कोई परमिशन लिए है?
नहीं ली मैम अभी। बात खत्म हो गई, आपने कोई परमिशन नहीं लिया, आप परमिशन के बिना ही चला रहे हो लाइब्रेरी। आपका केयर टेकर मुझसे बदतमीजी कर रहा था, अगर आप कोई चोरी नहीं कर रहे हो तो धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं? मैम वो अनपढ़ आदमी है, आई मीन उसको अकल ही नहीं है, बात करने की तमीज ही नहीं है। वो अनपढ़ आदमी है, लेकिन ये महिला तो पढ़ी लिखी है। वो ये कह रही हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल होता है। स्टूडेंट्स के लिए अगर कंफर्टेबल होगा तो क्या वो बिना इजाज़त के यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लाइब्रेरी चला लेंगी, जिसकी 1 साल से उन्होंने परमिशन नहीं ली है? और अनपढ़ वो आदमी है जो बदतमीजी कर रहा है, और ये जो पढ़ी लिखी महिला है फिर वो क्या है? दरअसल दिल्ली का राजेंद्र नगर इलाका, मुखर्जी नगर और करोल बाग इलाका यह आईएएस कोचिंग का हब है। मुखर्जी नगर में 400 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स चलते हैं और देश भर से करीब 3 लाख से ज्यादा छात्र यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। राजेंद्र नगर की अगर हम बात कर ले, 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर चलते हैं और 1 लाख से ज्यादा छात्र इस इलाके में रहते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। जबकि करोल बाग इलाके में 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स चलते हैं और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर रहते हैं और सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं। बेलसराय में भी ऐसे कई सारे आईएएस कोचिंग सेंटर्स हैं। इन बच्चों का क्या लक्ष्य है? अच्छी शिक्षा पाना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। लेकिन इन्हें क्या पता कि केवल अपनी जेबें भरने के लिए अवैध तरीके से धड़ल्ले से कोचिंग सेंटर्स, ऐसे ही लाइब्रेरीज तैयार करके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल पैसा कमाने का धंधा कर रहे हैं, जो इन्हीं छात्रों की जान पर कभी संकट पैदा कर सकता है। गई ना 3 छात्रों की जान। देश भर में यूपीएससी कोचिंग सेंटर का कारोबार करीब 3000 करोड़ का है। कितना? मैं फिर रिपीट कर रही हूं, 3000 करोड़ का कारोबार है। कोचिंग सेंटर वाले एक स्टूडेंट से सालाना 1 से 2.5 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। वहीं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए फीस है 3 से 5 हजार रुपए तक। अब यही फीस देकर इसी तरीके के बेसमेंट में, जहां वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है, जहां एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स अलग अलग नहीं है, वहां पर छात्र बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और वो इस तरफ इसलिए ध्यान नहीं देते, उनके माता पिता इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें ये लगता है चलिए आज तक कोई हादसा हुआ नहीं तो आगे भी नहीं होगा, यहीं पे पढ़ लिया जाए। हर साल लाखों स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं और दिल्ली में रहने के लिए स्टूडेंट्स ज्यादातर क्या प्रेफर करते हैं? पीजी यानी पेइंग गेस्ट। राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में सैकड़ों ऐसे घर हैं जहां मकान मालिकों ने ब्रोकर और प्रशासन से साठगांठ कर ली है और साठगांठ के जरिए क्या हुआ? बेसमेंट में गैर कानूनी पीजी चला दिया, जबकि कानून इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर अधिकारियों के पॉकेट में पैसा जा रहा होगा, दलालों के पॉकेट में पैसा जा रहा होगा, ओनर्स धड़ल्ले से कमाई कर रहे होंगे, तो फिर ये नेक्सस खुलता कैसे? आज ये हादसा हुआ और खुलकर सामने है पूरी कहानी। अभी तक हमने जो आपको दिखाया वो बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरीज थी, बेसमेंट में चलने वाली कोचिंग थी, लेकिन बेसमेंट में चलने वाला पीजी यानी कि जहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं वो भी है। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में आप, यहाँ पर अंदर जो है एक पीजी है जिसमें लड़कियाँ रह रही हैं। बताइए, बेसमेंट में यहाँ पर पीजी बनवाया हुआ है। राजेंद्र नगर में हम मौजूद हैं। अभी आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरह से बेसमेंट में पीजी चल रहे हैं, जहां एक तरफ हमने आपको कोचिंग की तस्वीरें दिखाई, लाइब्रेरी की तस्वीरें दिखाई। अब देखिए यहाँ पर कोचिंग की तस्वीरें यहाँ पर आप इसके पीजी की तस्वीरें देखिए। आइए आपको कमरे दिखाते हैं। देखिए कितने छोटे कमरे हैं ये। देखिए एक इंसान के लिए कमरा है ये, कितने छोटा कमरा है ये, और इसमें कोई है नहीं, इसलिए हम आपको तस्वीरों में अभी दिखा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ लड़कियाँ रहती हैं। यहाँ पर जो है एक सीढ़ी है, खाली निकलने का एक ही रास्ता है। ये छोटे छोटे कैबिन्स हमें नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर हमें पूरा किचन भी नज़र आ रहा है, स्टोव भी नज़र आ रहा है। कभी भी कुछ भी अगर हादसा होता है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक के, यहाँ पर हमें फ्रिज इलेक्ट्रिक की नज़र आ रही है, इलेक्ट्रिक का इंडक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें। इलेक्ट्रिक का इंडक्शन भी यहाँ पे, अभी कल को शॉर्ट सर्किट होता है, वायर का आग लग जाती है, तो फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? कहाँ है एनओसी? कहाँ है यहाँ पर जो है परमिशन? कितने कमरे हैं? एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, 3 कमरे लाइन से एक ये हैं, 3-4 कमरे उधर हैं, फिर इधर वाल भी कमरे हैं। तो कई सारे कमरे यहाँ पर हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यहाँ पर हैं, छोटे छोटे कैबिन नुमा कमरे बने हुए हैं।
जहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है। 2 पंखे हमने आपको दिखाए हैं और एक छोटे से 2 यहाँ पर बेड दिखाए हैं। और देखिए ये यूपीएससी के एस्पिरेंट्स इस तरह से इस हाल में रह रहे हैं और यहाँ पे कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं। और देखिए छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और कोई भी निकलने का रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है जिससे आप निकल सकते हैं या एक ही रास्ता है जिससे आप अंदर जा सकते हैं। अंदर भी देखिए लड़कियां हैं तो हम उधर नहीं जाएंगे और उधर तस्वीरें नहीं दिखाएंगे। और पर उधर भी कई सारे कमरे हैं। देखिए एक फ्लोर है छोटा सा जिसमें लाइन से कमरे हैं कैबिन नुमा। और मान लीजिए कोई भी हादसा हो जाए तो ये जो बच्चियां यहाँ रह रही हैं उनकी जान भी जा सकती है। और यहाँ पर एक ही सीढ़ी है और निकलने का यहाँ पर एक ही रास्ता है। मान लीजिए कि अगर किसी तरह का कोई हादसा भी होता है तो भाग पाना भी दुश्वार होगा इन बच्चियों के लिए। और देखिए किस तरह से तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर किस तरह से पीजी भी चल रहे हैं और यहाँ पर किस तरह से लोग बेसमेंट में रह भी रहे हैं। और लाइब्रेरी में और साथ ही साथ लाइब्रेरी के अलावा भी कोचिंग चलती है और उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी नियम नहीं फॉलो किए जा रहे। धड़ल्ले से नियम तोड़े जा रहे हैं, नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और सरेआम बेखौफ होकर के यहाँ पर पीजी चल रहे हैं, लाइब्रेरी चल रही है, कोचिंग चल रही है बेसमेंट में। अभी हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन सा प्रशासन लेने वाला है? प्रशासन, सरकार ये सब बैठकर तमाशा देखते हैं और इसी वजह से 3 मासूमों की जान चली गई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो त्रासदी हुई वो तो लापरवाही का नतीजा था, लेकिन केरल के वायनाड में कुदरत ने कहर बरपा दिया। वायनाड अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया में जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर कल आधी रात को 3 बार पहाड़ इस कदर दरके कि वायनाड में चीख पुकार मच गई। अचानक लैंडस्लाइड होने और रात होने की वजह से किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सुबह से यहाँ पर शवों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, वो अब तक जारी है। अब तक 63 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका है क्योंकि 4 गांव पूरी तरह से मलबे की चपेट में आ चुके हैं। वायनाड में त्रासदी की खबर मिलते ही मोदी सरकार भी एक्शन में जुट गई है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके बाद सेना, वायुसेना, नेवी के अलावा एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुट चुकी है। कल राहुल गांधी वायनाड जाएंगे, उनके साथ प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। ये तो थी खबर को लेकर अपडेट, लेकिन वाकई में यह हादसा बहुत खतरनाक था। 7 से ऊपर जाने जा चुकी हैं और अभी ये मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। ये देखिए एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल को दहलाने वाली है। आपको बता दूं वायनाड में आखिर इतनी बड़ी तबाही हुई कैसे। वायनाड में कुदरत का ये कहर आधी रात को टूटा। पूरे केरल में कल लगातार जोरदार बारिश होती रही। कल रात होते ही वायनाड से लैंडस्लाइड की पहली खबर आई। एक रात में 3 जगह पहाड़ दरके और फिर 4 गांव देखते ही देखते इसके मलबे की चपेट में आ गए। 4 गांव कौन कौन से हैं आपको बता दें, मुंडकी, चुड़ालमाला, अट्टामाला और नूलपुझा। जिन गांव पर ये आफत आई है, मलबे में पानी तो आया ही, पानी के साथ साथ इतना मलबा आया कि घर के साथ साथ पुल, वहां की सड़कें, वहां की गाड़ियां, सब कुछ इसी मलबे के अंदर बह गया, दब गया। बारिश ने केरल के कई इलाकों में कहर ढाया है। वायनाड से सटे हुए जिले में जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन वायनाड में जैसे आसमान ही फट पड़ा। पिछले 24 घंटे में वायनाड में कितनी बारिश हुई है ये आपको बता दूं। वेत्री इलाके में 24 घंटे में 280 मिलीमीटर बारिश हुई।
इसके अलावा बात मनन टोड्डी की, जिस इलाके में 200 मिलीमीटर बारिश हुई, तो वहीं करापुझा में 140 मिलीमीटर बारिश हुई है। वायनाड में फंसे हुए लोगों के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने सेना से मदद मांगी और उसके बाद सेना के 200 जवान यहां पर भेजे गए हैं। सेना की 122 इन्फेंट्री बटालियन को वायनाड पहुंचाया गया। सेना की टीम अपने साथ साथ मेडिकल उपकरण लेकर भी पहुंची। इसी तरह हादसे के तुरंत बाद एनडीआरएफ की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया। 3 और सेफ्टी टीम वहां पर यानी कि कोल्लम, अराकोनम और बेंगलुरु से पहुंचकर फिलहाल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वायुसेना की अगर बात कर ले तो वायुसेना ने अपने रेस्क्यू मिशन में 2 हेलीकॉप्टर्स लगा रखे हैं। MI-17 और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यहां पर भेजे गए हैं। नेवी ने भी सर्च ऑपरेशन के लिए अपनी टीम यहां भेज दी है, लेकिन डर यह है कि जो मौत का आंकड़ा 63 पर पहुंच गया है वो अभी और बढ़ सकता है। वायनाड में आई तबाही का मुद्दा आज संसद में भी उठा। राहुल गांधी ने मारे गए लोगों के परिजनों को तुरंत मुआवजा देने की मांग की, तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन को बताया कि केंद्र सरकार केरल सरकार को हर संभव मदद कर रही है। So early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. सर, जैसा आपने कहा, कोई भी प्राकृतिक आपदा वो देश के लिए और सबके लिए बहुत ही गंभीर मसला होते हैं. So all the natural calamity is not only for Kerala but for everyone. It's a concern. Early morning, Honorable Prime Minister has sent the MOS, the minister who comes from Kerala, early morning, and he is already there coordinating with the agencies. Honorable Prime Minister has already spoken to the Chief Minister of Kerala, and the rescue and relief operation is already on. अब सवाल यह है कि आखिर वायनाड में इतने बड़े पैमाने पर तबाही कैसे मची, आखिर 4 गांव कैसे इसकी चपेट में आ गए, इसकी वजह भी आप जान लीजिए। दरअसल केरल में वायनाड और इसके आसपास के इलाके में पहली बार लैंडस्लाइड से कहर ऐसा नहीं बरपा है। यहाँ लगभग हर साल ऐसी ही घटनाएं होती हैं और इसकी वजह है कि वायनाड की पूरी बसावट, यहाँ पर हो रहा खनन, ये पूरा इलाका केरल का इकलौता पठारी इलाका है जहां पेड़ पौधे ऊंचे नीचे टीले बने हुए हैं। वायनाड की 51% जमीन पहाड़ी ढलानों वाली है और यही वजह है कि जब भी बारिश होती है तो जमीन दरकने का खतरा बना रहता है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर बारिश पहले के मुकाबले ज्यादा हो रही है। अनइवन रेनफॉल तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन इस इलाके में आप देखिए कुछ ज्यादा बारिश हो रही है और इसलिए पहले के मुकाबले में यहाँ पर अब पेड़ ज्यादा कटने के बाद ढलान वाले इलाकों में भूस्खलन की स्थिति ज्यादा पैदा हो रही है और इसलिए यहाँ पर मिट्टी बड़ी तेजी से दरकती है, पहाड़ बड़ी तेजी से दरकते हैं। कहा जाता है कि अगर नेचर से खिलवाड़ होता है तो कुदरत एक ना एक दिन अपना हिसाब खुद चुकता कर लेती है, वो खुद वसूल कर लेती है और कुछ ऐसा ही वायनाड में भी हुआ है। शायद पेड़ों की कटाई ना हुई होती तो इतनी बड़ी आपदा ना आई होती। खैर, अब बात करेंगे ट्रेन पैसेंजर्स पर मंडराते हुए खतरे की। आज मैंने शुरुआत में कहा था ना, 3 खतरों की बात करूंगी। यह खतरा रेलवे का है, ये रेलवे के मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, वंदे भारत की बात हो रही है, तेजस ट्रेन जैसी सेमी बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है और बुलेट ट्रेन लाने की तो तैयारी चल रही है, ये सपना भी देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ जिन पटरियों पर रेल दौड़ रही थी वो अब बेपटरी हो रही हैं। एक के बाद एक रेल हादसे होते जा रहे हैं। 11 दिनों के अंदर अंदर देश में एक और बड़ा रेल हादसा हुआ जिससे रेलवे की सेफ्टी पर सवाल उठने लगे हैं। इस बार हादसे की शिकार हुई है हावड़ा से मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन नंबर 12810 12810।
जिसे हावड़ा मुंबई मेल के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रेन जैसे ही झारखंड के टाटानगर से करीब 90 किलोमीटर आगे बढ़ी, तभी ये ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। यह हादसा सुबह करीब 3:45 बजे हुआ। जिस वक्त ट्रेन पटरी से उतरी, उस वक्त ट्रेन के अधिकतर यात्री सोए हुए थे। जब तक ये यात्री कुछ समझ पाते, तब तक तो कोहराम मच चुका था। ट्रेन के 18 डिब्बे डीरेल हो चुके थे। ट्रेन का जब एक्सीडेंट हुआ तो ये कहा गया कि मालगाड़ी से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। फिर यह कहा गया कि 2 दिन पहले वहां पर एक मालगाड़ी डीरेल हुई थी और उस गुड्स ट्रेन के वैगन से ट्रेन टकराई और फिर हादसा हो गया। लेकिन यह दावा गलत निकला। हकीकत तो कुछ और ही थी। हकीकत आप जानेंगे तो अपनी सिर पीट लेंगे। जी हां, हादसे की वजह मालगाड़ी के वैगन से हावड़ा मुंबई मेल का टकराना नहीं था। आपको मैं वो वजह बताऊंगी, लेकिन पहले ही एक तस्वीर आप देखिए जो इस एक्सीडेंट साइट की तस्वीर है। ये ड्रोन इमेज है पूरी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयंकर था। जरा ये देखिए, ये उस हावड़ा मेल की हम बात कर रहे हैं जिसकी बोगियां पटरी से उतरी हैं। देखिए कैसे बेतरतीब तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 पीछे पूरी की पूरी ये ट्रेन जो है, इसके कई सारे डिब्बे पटरी से अलग हो गए। अब इसी के बगल में आप देखिए, आपको ये दिखाई दे रही है मालगाड़ी का वैगन। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और पीछे बहुत सारे वैगन यहां पर खड़े हुए हैं। ये दिखाई दे रहे हैं आपको? ये हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियां डीरेल हुई हैं, वो पटरी से उतरी हैं। अगर मालगाड़ी से टक्कर हुई या मालगाड़ी का वैगन डीरेल हुआ होता तो वो भी नीचे पड़ा होता, लेकिन मालगाड़ी का वैगन तो डीरेल हुआ दिखाई नहीं देता इस सीरियल व्यू में। मालगाड़ी की वजह से बोगी डीरेल नहीं हुई। बोगी डीरेल होने के पीछे रेल प्रशासन कुछ और ही कारण बता रहा है। हम हैं अभी ग्राउंड जीरो पर, जहां पर मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर होती है। हम आपको दिखाते हैं आगे ग्राउंड जीरो से कि जिस जगह पर टक्कर हुई है वो जगह कहां पर है और कैसा स्थिति है। ये है हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन और ये आपको दिखाई देगा मालगाड़ी का बोगी। और इसी से थोड़ी दूर पर हम आपको लेकर चलते हैं। इससे थोड़ी दूर पर आपको हावड़ा एक्सप्रेस डिरेल हुई है और उससे पहले मालगाड़ी डिरेल हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको दिखाई देगा साफ साफ ये पटरी नंबर 1 से करीबन 1 मीटर दूर, आप कैमरामैन दिखाएंगे कि कैसे 1 मीटर दूर डिरेल हो गई है। इसकी वजह क्या है कि दोनों ट्रेनें एक ही जगह पर डिरेल हुई हैं। आपने देखा मालगाड़ी तो डिरेल हुई ही नहीं, मालगाड़ी के वैगन तो वहीं पटरी पर थे। उसके बगल में जो हावड़ा मेल थी वो डिरेल हुई है। दरअसल जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर एक मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई थी, जो इस तस्वीर में रिपोर्टर की रिपोर्ट में भी दिखाई दे रही है। अब दोबारा उसी वीडियो को आप देखिए और समझिए कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ। जिस ट्रैक पर हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस डीरेल हुई, उसके ठीक बगल वाले ट्रैक पर जहां पर मैंने ये एरो दिया है, इस लाल एरो को आप देखिए, यहां पर मालगाड़ी के वैगन को काले रंग की प्लास्टिक से ढका हुआ था। जब आपने वो वीडियो भी देखा जो रिपोर्टर दिखा रहे थे, आपने देखा ना मालगाड़ी बगल में खड़ी हुई है, उससे काले रंग की बड़ी बड़ी पन्नियों से ढका हुआ था ताकि बारिश की वजह से उसमें रखा हुआ सामान बर्बाद ना हो। यही प्लास्टिक हादसे का कारण बनी है। जरा सोचिए, एक प्लास्टिक की वजह से ट्रेन की इतनी बोगियां डीरेल हो गई। ये प्लास्टिक जिससे वैगन को ढका गया था वो तेज हवा की वजह से उड़ गई और हावड़ा मेल के इंजन पर जा गिरी। अगर आप वो तस्वीर गौर से देखिएगा जो रिपोर्टर हमारे दिखा रहे थे, जो उन्होंने हावड़ा मेल का इंजन दिखाया, उसके ऊपर वाकई में काली पॉलिथीन दिखाई दे रही थी। हावड़ा मेल के इंजन का शीशा जैसे ही उस पॉलिथीन से ढका, इंजन के बाहर लगी हुई मेन लाइट ढक गई, लोको पायलट के सामने अंधेरा छा गया। ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चूंकि उस वक्त ट्रेन चल रही थी, इसलिए ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो ट्रेन डीरेल हो गई। ऐसे हुआ ये ट्रेन हादसा। जरा सोचिए, न जाने कब से वो मालगाड़ी के वैगन वहीं पर खड़े हुए थे, उनके ऊपर पन्नियां लटकी हुई थी। ये आम यात्रियों की जान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, ये कितना बड़ा खतरा है।
ये तो बात हुई डेंजर की, बात यूपी पॉलिटिक्स की भी। जो चचा शिवपाल कुछ दिनों से मीडिया की हेडलाइन से दूर थे, आज वो अचानक सुर्खियों में आ गए। चचा को गच्चा देने वाला बयान टीवी चैनल्स की हेडलाइन बन गया। अब आप ये सोच रहे होंगे, चचा को गच्चा, कौन चचा, किसने दिया गच्चा, और चचा क्यों कह रहे हैं कि 2027 में अब यूपी सीएम योगी को गच्चा देगा। आइए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाती हूँ। दरअसल यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विभागों से जुड़े हुए सवालों का जवाब दे रहे थे और इस दौरान यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी से अपराध के आंकड़े को लेकर सवाल पूछा। इस पर सीएम योगी ने जवाब दिया, लेकिन शिवपाल यादव के बहाने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साध दिया। सीएम योगी ने चुटकी ली तो उत्तर प्रदेश के नए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से भी चुप नहीं रहा गया, पर टारगेट पर चूंकि अखिलेश यादव थे, उन्होंने कहा कि अपने चचा को गच्चा दे ही दिया क्योंकि उनका भतीजा उनसे हमेशा भयभीत रहता है। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। अब सीएम योगी ने ये बयान दिया तो इसके मायने भी होंगे। आखिर सीएम योगी ने माता प्रसाद पांडे को क्या कहा कि आपने चचा को गच्चा दे दिया, तो इसके बारे में भी आपको बता दूं। दरअसल जब अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुन लिए गए तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया। अखिलेश यादव को अपनी जगह नया नेता प्रतिपक्ष चुनना था। रेस में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव सबसे आगे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने चचा शिवपाल यादव की जगह माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। इससे लेकर सीएम योगी ने आज विधानसभा में तंज कस दिया। सीएम योगी ने चाचा के बहाने भतीजे पर तंज कसा तो शिवपाल यादव ने भी बिना देर लगाए सीएम योगी को जवाब भी दे दिया। शिवपाल यादव ने सबके सामने वो बात कह दी जो आज तक शिवपाल ने कभी नहीं कही थी। शिवपाल यादव ने भी सीएम योगी पर गच्चा देने का आरोप लगाया और कहा कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में आपके डिप्टी सीएम आपको गच्चा देंगे। हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी, और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन से पहले शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अलग अलग हो गए थे। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बना ली थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ आ गए। शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर लिया, इसलिए चचा के बचाव में अखिलेश यादव भी उतर आए। मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे योगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे योगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया।